स्नेहा बहू, 2 दिन बाद गीता आ रही है। कमरे की सफाई कर देना और रसोई का सारा सामान बाजार से मंगवा लेना। शरबत की बोतल, आइसक्रीम जमाने के बर्तन भी निकाल लेना। उसे मेरे हाथ की बनी आइसक्रीम बहुत पसंद है। गर्मियों की छुट्टियां ही हैं जो मुझ बूढ़ी माँ नानी को पूरे साल जिंदा रखने की शक्ति देती हैं, वरना कुछ लोग तो मुझे चैन से सांस ना लेने दें, कहते हुए अनीता जी माला जपने लगीं। स्नेहा सबका नाश्ता निपटा, बच्चों को खेलने भेज, चाय लेकर रसोई से बैठक की तरफ जाते हुए बोली, माँ जी कल से मैं सहारनपुर जा रही हूँ। आप और रचना देवरानी को जो ठीक लगे करती रहना। अपनी बहू की ऐसी दो टूक बात सुन अनीता जी का पारा चढ़ गया। क्या बकवास है बड़ी बहू, तुम कब से मायके जाने लगी? वह भी जब घर में बेटी आने वाली है और तुम्हारा मायका शहर से 20 किलोमीटर दूर है। कभी भी चली जाना, मैं कौन सा तुम्हें रोकती हूँ? गुस्से से हाथ नचाते हुए अनीता जी बोली। स्नेहा सोफे पर आराम से बैठ चाय सुकोड़ते हुए बोली, पहली बार मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि कल मैं मायके जा रही हूँ। और दूसरा, मैंने अपनी सास और ननंद रानी के लिए इन 10 सालों में ऐसा किया ही क्या है जो मैं उनके लिए रुकूं? पिछली बार आप और दीदी रचना से यही बोल रहे थे ना कमरे में। अनीता जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। हाय, यह क्या हो गया? बड़ी बहू ने सब सुन लिया। बात समझने के लिए कुछ पीछे जाना पड़ेगा। 10 साल पहले स्नेहा की शादी विभोर से हुई थी। घर में सास ससुर, देवर और एक ननंद रहते थे। उसके ससुर की पुश्तैनी परचूनी की दुकान घर के पास होने के कारण गोदाम घर में ही था और मसालों की पैकिंग वहीं की जाती है। दुकान पुश्तैनी थी, इसलिए पहले घर की महिलाएं ही यह काम हाथों से करती चली आ रही थीं। दादी सास के बाद सास और ननंद मिलकर यह पैकिंग करते, मगर जब से स्नेहा घर में बहू बनकर आई, अनीता जी ने बड़े लाड़ से गोदाम के दरवाजे पर रोली हल्दी से उसके हाथों के छापे लगवा बोली, बहू रानी आज से यह सब तेरा ही है, यहाँ की मालकिन तू है। स्नेहा फूली नहीं समाई। एक तरफ जहाँ सास लोग अपनी बहू को जूतों की नोक पर रखती हैं, वहीं उस पर घर की रानी की उपाधि मिल गई। पर धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि उसे बड़ी चालाकी से घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सुबह 4 बजे उठकर मसाले पैक करती। पहले सास और ननंद सिखाने आती थीं, पर धीरे धीरे उन्होंने भी आना छोड़ दिया। सारा दिन घर का काम निपटाकर रात में 12 बजे तक पैकिंग मशीन से पैकिंग करते। अगर वह मदद करने को बोले तो कहते ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं है जो तुम कर ना पाओ। कुछ सालों में ननंद की शादी हो गई। सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी उसे कोई प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोलता, उल्टा 4 बातें सुनाकर चला जाता। अब ननंद भी मेहमान बनकर आने लगी। काम बढ़ता चला गया। स्नेहा खुद मायके ना के बराबर जा पाती। दोनों बच्चों का भी मन करता कि नानी नाना के घर जाकर आएं, पर 4 दिन रुक वापस आ जाती क्योंकि दुकान पर स्टॉक खत्म होने की नौबत आ जाती। ऐसे ही वक्त बिता। देवर की शादी हो गई। देवरानी के आते ही सबके सुर बदल गए। अब सासू माँ उसे कहती, नई बहू है, उसके खेलने खाने के दिन हैं, सब सीख जाएगी। यह बोल रसोई और गोदाम में पैकिंग के लिए जाने से रोक देती। देवरानी भी चालाक निकली। उसने स्नेहा का सुबह 4 बजे से रात बजे तक का शेड्यूल अच्छे से समझ लिया और सोचा इस काम के जाल में फंसी तो कभी निकल नहीं पाऊंगी, इसलिए वह सास के आसपास चमचागिरी करती रहती। अपने मायके से साड़ी घर में लाकर देती, मीठी मीठी बातें करके उनके आगे पीछे घूमती रहती। कभी पैर दबाने मालिश के नाम पर रसोई में कदम नहीं रखती। उनकी चालाकियाँ स्नेहा सब समझ रही थी, पर पहले से ही घर, पति, बच्चे, दुकान की जिम्मेदारी संभाल रही थी जो अचानक नहीं छोड़ी जा सकती थी। और यही सोच बर्दाश्त करती कि देवरानी काम में आज नहीं तो कल हाथ ज़रूर बटा देगी। हद तो तब हो गई जो गीता पिछली बार मायके आई, पूरा समय नई भाभी के पीछे पीछे डोलती रही, जिसका फ़ायदा उसने काम से बचने के लिए उठाया। रचना बोली, दीदी चलो मैं आपको बाजार घुमा लाती हूँ, तो कभी उन्हें पार्लर, सिनेमा घुमाने निकल जाती थी।
गीता के बच्चों की जिम्मेदारी स्नेहा पर छोड़ सास, देवरानी, ननन तीनों रोज कहीं न कहीं सैर सपाटे पर निकल पड़ती। एक बार झूठे मुंह से भी नहीं पूछती कि तुम चलोगी क्या, आखिर घर की मालकिन है, वो घर छोड़ कैसे चल देगी, इसलिए पूछना ही क्यों, सास को ऐसा लगता। स्नेहा सोचती मालकिन मालकिन कहकर नौकर, चौकीदारी से कुछ ज़्यादा हैसियत नहीं रखती है वो। ननन गीता जाने के लिए बैग लगा रही थी कि सास और रचना भी कमरे में बैठी थी। तभी रचना, दीदी यह लीजिए साड़ियाँ आपके लिए और जीजा जी के लिए पैंट शर्ट पीस, बच्चों के लिए खिलौने और लिफाफे, इतने उपहार दे गीता बोली, माँ एक हमारी छोटी भाभी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। एक वो बड़ी भाभी हैं जिसने कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ननन को लगे हमारी खातिरदारी हो रही है। भाभी तो बस हमेशा मुंह लटकाए रसोई में लगी रहती हैं, जैसे कोई पहाड़ सर पर टूट पड़ा हो। हमारा आना उन्हें तकलीफ से भर देता है। तब अनीता जी बोली, अब क्या करें बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बड़ी बहू रूखे स्वभाव की है, पर हमें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी छोटी भाभी बहुत अच्छी हैं। बाहर चाय की ट्रे लेकर खड़ी स्नेहा वापस रसोई की तरफ चल दी और सोचने लगी, वह इतने सालों की तपस्या और सेवा का यह फल मिल रहा है। मुझ पर घर दुकान के नाम पर जिम्मेदारी पकड़ा दी। सुबह से रात तक काम करती रही मैं। हर बार खुद अकेले चली जाती दोनों माँ बेटी। मैं कहती तो बोलती घर खाली हो जाएगा, तुम नहीं जा सकती। हर बार खुद अकेले चली जाती दोनों माँ बेटी। मैं कहती तो बोलती घर खाली हो जाएगा, तुम नहीं जा सकती। रही लेन देन की बात तो अपनी बेटी को देने के लिए भी बोर से पैसे लेती और सबसे कहती, घर में तेरा मेरा क्या है, जो देना है बेटी को मैं दे दूंगी। जिसके चलते नाम हमेशा सास का हो जाता और भाभी कुछ नहीं देती। यही सोच आज ननन गीता बदनाम कर रही है। स्नेहा विभोर की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। कल ड्राइवर सुबह आ जाएगा, तैयार रहना, दुकान से लौटते हुए मैंने बुकिंग कर दी है। तपाक से अनीता जी बोली, बेटा यह कैसे जा सकती है, दुकान का काम अटक जाएगा और तेरी बहन गीता आ रही है तो रसोई कौन संभालेगा। माँ बस बहुत हुआ, ऐसे तो स्नेहा कभी मायके जा ही नहीं पाएगी और ये घर की बहू है या कोलू का बैल जो हमेशा जोता ही जाएगा। ये अपनी मर्जी का कोई काम नहीं करेगी। ये बहू है तुम्हारी, इसकी कदर करो। दुकान का काम नौकर देख लेगा और गीता के साथ आप तो हो, सब मिलजुल कर कर लेना। जब एक अकेली स्नेहा सब घर के काम के साथ दुकान संभाल सकती है तो आप चार हाथ से तो सिर्फ रसोई नहीं बना सकते। आज अपने बेटे के मुंह से पत्नी का पक्ष सुन अनीता जी को 440 का करंट लग गया। वो जड़बत होकर बहू को देख रही थी। शायद उनको बहू को इतना दबाना और बुराई करना उनको भारी पड़ गया था। स्नेहा चाय ख़त्म कर कमरे की तरफ जा रही थी, पर उसकी आंखें अपनी सास को देख मानो कह रही थीं, 100 सुनार की एक लोहार की। तो देखा आपने दोस्तों, एक बहू जो अपनी जिम्मेदारी इतनी अच्छे से निभा रही थी, इतना संघर्ष अपनी ज़िंदगी में कर रही थी, अपने लिए उसने कभी कुछ नहीं सोचा, अपनी सारी खुशियों को त्याग कर उस घर के लिए क्या कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन उसकी अच्छाइयाँ उसकी सास और ननन कभी देख ही नहीं पाई। लेकिन जो चालाक बहू आई थी, जो अपनी चालाकी से पूरे घर पर रौब जमा रही थी, वो सबके लिए अच्छी थी। तो ये ही रियलिटी है। हमारे समाज में आज भी ऐसा हो रहा है। चालाक लोगों को अच्छा समझा जाता है और सीधे साधे लोगों को बेकार समझा जाता है और उनको दबाया जाता है। तो हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोग इस बात को समझें कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको और किस टाइप की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।